हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चीज़ें। ऑलरेडी वैसे मैंने चैनल पर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और रिसेंट केसेस की वीडियो डाली भी है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। पर इस वीडियो में हम कुछ नए जजमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पूछ रहे द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। तो दोस्तों, दो केसेस इंपॉर्टेंट है। एक था मोहिनी जैन का और उसके बाद आया था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मोहिनी जैन का जो केस था उसमें ये बोला गया था कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट विच हैज बीन गारंटीड। तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट उसमें डिक्लेयर किया गया था। पर जब ऐसा डिक्लेयर किया गया तो दिक्कत ये आई कि स्टेट को ये दिक्कत आई कि भाई हम चलिए 14 साल की उम्र तक तो दे सकते हैं। हर एक का फंडामेंटल राइट अगर डिक्लेयर हो जाता है कि 14 साल तक एजुकेशन देनी होगी, स्टेट को कंपलसरी है, तो चलिए ठीक है। पर अगर यही चीज हायर एजुकेशन में अप्लाई की जाएगी तो स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे। उसके साथ ही साथ फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दिक्कत आई कि जो डोनेशंस के थ्रू एडमिशन होते थे, सरकार ने उसके ऊपर इस जजमेंट ने, मोहिनी जैन वाले जजमेंट ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। तो उनको ये दिक्कत आई कि भाई हम अपना इंस्टीट्यूशन कैसे रन करेंगे, प्रॉफिट्स कैसे अर्न करेंगे। तो इस केस में उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में फिर राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट उसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई और बोला गया कि इट विल बी अ फंडामेंटल राइट टिल अ चाइल्ड अटेन्स 14 इयर्स ऑफ एज। और मोहिनी जैन के केस में क्या बोला गया था कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, पर इस केस में वो एज लिमिट लगाई गई 6 से 14 साल वाली। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट केस है और कंफ्यूज नहीं होना है मोहिनी जैन और इस वाले पर्टिकुलर केस में। सो इट डील्स विद राइट टू एजुकेशन। अगला है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि वो एक परमानेंट बॉडी बनाए इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। दोस्तों, वो बोला गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें जो एक बहुत लैंडमार्क केस है ऑन रिजर्वेशन। तो इस केस में गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट कि भाई वो एक परमानेंट बॉडी बनाए बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में और ये देखे कि क्या क्या जनसंख्या है बैकवर्ड क्लासेस की हमारी कंट्री में, क्या वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है या नहीं है। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बात कही गई थी। अगला है कि किस सुप्रीम कोर्ट के केस में बोला गया था कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, बोला गया था बेरूबरी के केस में। और बेरूबरी का एक्चुअली जो केस था, अगर मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बताऊं, ये एक्चुअली एक ऐसा केस था जब पार्टीशन हुआ था हमारे देश का। तो रेडक्लिफ लाइन, एक रेडक्लिफ रिपोर्ट भी थी और एक रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि भाई यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान के पास है, यहाँ से इंडिया का हिस्सा है। तो बेरूबरी जो एरिया है वो पड़ता है इधर बंगाल की साइड। तो ईस्ट पाकिस्तान भी था जो बनाया गया था उस समय। तो अब डिस्प्यूट आ गया था कि भाई ये जो बेरूबरी का रीजन है इसका कुछ कोई थाना था जो इंडिया के पास नहीं आ रहा था। तो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि भाई ये वाला एरिया तो हमारे पास है, क्योंकि रेडक्लिफ रिपोर्ट के हिसाब से ये एरिया इंडिया के पास नहीं है। तो उसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ था, फिर कुछ एग्रीमेंट हुआ था जवाहरलाल नेहरू और वहां के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच में। तो ये बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस को फिर डिसाइड करते हुए, ये तो मैंने आपको खाली एक हिस्ट्री दी है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके ऊपर डिसीजन दिया और ये बोला कि भाई जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो कोई भी चीज जो हम डिसाइड करेंगे इस केस में वो प्रियम्बल के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। 50% की जो अपर लिमिट है उसको इम्पोज किया गया था किस केस में। तो दोस्तों, वो भी केस था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें बोला गया था कि रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम द अपर लिमिट ऑफ 50%। अगला इंपॉर्टेंट केस है बी इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस केस में अगर आपको नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना है तो क्या बोला गया था कि आपको सर झुकाना जरूरी है जब नेशनल एंथम चल रहा हो, या फिर नेशनल एंथम को गाना जरूरी है, या रिस्पेक्टफुली स्टैंड होना जरूरी है, या फिर गाना और खड़े होना दोनों जरूरी है। तो दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने बोला कि जब नेशनल एंथम चल रहा हो और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना हो तो ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा नेशनल एंथम गाए। जरूरी ये है कि ही शुड स्टैंड, जब भी नेशनल एंथम बजे तो वो रिस्पेक्टफुली स्टैंड करें। तो ये बात इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। गाना जरूरी नहीं समझा गया था, पर उसके सम्मान में खड़ा होना जरूरी समझा गया था इस पर्टिकुलर केस में। अगला है कि किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर माना गया था।
तो दोस्तों वो था केस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें बोला गया कि ट्रांसजेंडर इज द थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर अब से एक थर्ड जेंडर कंसिडर किया जाएगा। अगला है जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। वो कितने जजेस की बेंच ने डिसाइड किया था? केएस पुट्टास्वामी वाला केस था कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, तो दोस्तों वो डिसाइड किया गया था बाय द बेंच ऑफ 9 जजेस। अगला है द राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। ये किस केस में कहा गया था कि भाई आपको राइट टू लाइफ तो है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान भी ले पाए जैसा आपको सही लगे। तो दोस्तों वो कहा गया था इन द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट केस है। अगला है आपको पता होगा कि जब भी कोई प्रिजनर होते हैं वो जेल में अलग अलग तरीके के काम करते हैं, चाहे साफ सफाई की हो, टॉयलेट साफ करने का हो, जो भी हो, किचन में हाथ बटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर प्रिजनर कोई काम करता है और उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं देती है, अगर स्टेट अगर उसको रेम्यूनरेशन नहीं देती है उसके काम के लिए, तो वो फोर्स्ड लेबर माना जाएगा। तो इसलिए रेम्यूनरेशन देना प्रिजनर्स को वो भी जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स्ड लेबर। इसलिए जो प्रिजनर्स हैं उनको कुछ छोटा अमाउंट दिया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, जो वो काम कर ले उसके लिए एक तरीके की सैलरी दी जाती है। तो बोला गया था इन द केस ऑफ दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों इंजैक्ट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस केस में डिक्लेयर किया गया था? इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा जाएगा। वो था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है कि किस केस में बोला गया था कि जो भी लॉ अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के प्रोसेस के थ्रू या अमेंडमेंट के अंतर्गत जो भी लॉ बनाया जाएगा, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, मतलब उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया जाएगा, उसको जुडिशियली रिव्यू कर सकती है। सो अ लॉ मेड थ्रू एन अमेंडमेंट और अंडर एन अमेंडमेंट वुड बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये कहा गया था दोस्तों इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि कौन सा केस डेल्ट विद राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 भी कहता है कि नोबडी कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया तो आपके ऊपर ये कंपल्शन नहीं लगाई जा सकती कि आप अपने खिलाफ ही बयान दें। तो दोस्तों ये कहा गया था इन द केस ऑफ नंदिनी सतपति का केस था। इसमें बोला गया था कि भाई हर किसी को राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, पहली बात। और अगर पुलिस आपको इंटरोगेट करती है और आप चुप रहना चाहते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो बोला गया था इन द केस ऑफ नंदिनी सतपति, राइट टू रिमेन साइलेंट इन द पुलिस इंटरोगेशन। अगला है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 21, जो कहता है कि नोबडी शैल बी डिनाइड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उसका जो स्कोप था वो किस केस में बढ़ाया गया था? तो दोस्तों बढ़ाया गया था इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया था और बोला गया था कि जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का एक्सप्रेशन है, इट मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी बात की गई थी। तो वो केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला केस है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी जिसमें अक्षय कुमार ने एक्टिंग की थी। तो इट वाज अ केस रिलेटेड टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जिसमें बोला गया कि अगर कोई दूसरा बंदा की सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से दूसरे बंदे को मार देता है तो उसको मर्डर की सजा नहीं दी जाएगी, इट विल बी कंसिडर्ड एज कल्पेबल होमिसाइड। पर कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी सडन, पहली बात। दूसरी बात, कूलिंग पीरियड नहीं होना चाहिए उसमें। तीसरी बात, उसी को ही वो मारे जिसने उसको भड़काया है, उकसाया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो उस केस में वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है, मर्डर नहीं माना जाता। अगला है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई एसिड अटैक की विक्टिम को कम से कम 3 लाख रुपए कंपेंसेशन मुआवजे के तौर पे देना चाहिए। तो दोस्तों बोला गया था इन द केस ऑफ लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बाद में फिर इस जजमेंट के ऊपर एक और जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2018-19 में शायद, जिसमें बोला गया कि जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि अगर 20% डैमेज हो या 50% डैमेज हो या उससे ज़्यादा डैमेज हो तो अलग अलग कंपनसेशन उन्होंने दिया हुआ है कि 20% डैमेज है तो मिनिमम 3 लाख और मैक्सिमम 4 लाख कंपनसेशन देना है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। तो बाद में उस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके हिसाब से स्टेट को कंपनसेशन देना चाहिए किसी भी एसिड अटैक के विक्टिम को। पर 3 लाख का जो फिक्स क्राइटेरिया किया गया था वो किया गया था इन द केस ऑफ लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में।
तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो बेस्ड अपॉन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट केसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।